हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एसआई यूनिट पढ़ा था। एसआई यूनिट को आपने देखा था, कुछ बेसिक होते हैं और कुछ ड्राइव होते हैं, ठीक है। बेसिक जो था वो 7 टाइप्स के थे। 7 को हमने उसमें देखा था कि उसमें मास का है, लेंथ का है, ओके। और इस तरीके से आपके लुमिनस कलेक्टिव और उस तरीके से 7 आपके पास थे, ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक वो आपका क्या होगा, टाइम, टेम्परेचर, इन सब का था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल में आपने किया था, इलेक्ट्रिक करंट का, लुमिनस इंटेंसिटी का था। आज जो हम पढ़ेंगे वो ड्राइव होगा। ड्राइव का मतलब व्युत्पन्न, यूनिट का मतलब इकाई, व्युत्पन्न इकाई होगा। व्युत्पन्न का इकाई मतलब किसी और चीज से उसको बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको व्युत्पन्न बोलते, ड्राइव बोलते। अब हमारे पास जो 7 टाइप्स के पहले से एसआई यूनिट थे, उसी से हम कुछ और यूनिट खुद ड्राइव करेंगे और देखेंगे। और इस तरीके से अगर हमारे साथ साथ आप भी ड्राइव करेंगे तो कभी भी ये यूनिट नहीं भूलेंगे कि किसके लिए हमें क्या निकालना है। जैसे हमें एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का जो है आपको जो है आकार निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। एरिया क्षेत्रफल निकालना है, वॉल्यूम किसी का आयतन निकालना है, वेलोसिटी वेग का मतलब यूनिट निकालना है, ठीक है। एक्सीलरेशन जिसे त्वरण बोलते हैं, त्वरण का आपको निकालना है, यूनिट इकाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, उसी 7 जो पहले लिख रखे थे उसी की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। जैसे अब सबसे पहले मैंने लिखा एरिया। एरिया जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ उस चीज़ को, तो आप उस चीज़ को लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल बोल ले। लेकिन हमेशा कोशिश करिएगा कि इसी में लिखने के लिए, क्योंकि हर चीज़ तो मैं हिंदी में बोल ही रहा हूँ लेकिन लिख तो रहा हूँ सिर्फ इंग्लिश में इस तरह से एरिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जब आप बीएससी वगैरह हायर क्लास में जाएंगे तो आपके लिए इतना ईजी होगा। आप भले ही यूपी बोर्ड और जहाँ से भी पढ़ के आए, लेकिन आपके लिए समझना चीज़ें बहुत आसान हो जाए। क्योंकि जब आप कहीं एक क्लास से दूसरी क्लास में और हायर क्लास में जाते हैं तो हिंदी नहीं, वहाँ पे टोटली आपके इंग्लिश लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे अगर एरिया को, अगर क्षेत्रफल ढूंढना स्टार्ट करें, अब हम उसकी इंग्लिश नहीं जान पा रहे तो दिक्कत आ जाती है। जैसे बार बार हम लोग बोलते हैं आयतन, जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, इंग्लिश में हम लोग वॉल्यूम यूज करते हैं। अगर हमें पता नहीं, हमने आयतन पढ़ रखा तो कहाँ से होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लिख, भले ही ऐसे रहे, हम बोल दे रहे एरिया जिसका क्षेत्रफल, किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक रेक्टेंगल इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो इस रेक्टेंगल में अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्सली पढ़े होंगे कि इसका लेंथ होता है, ब्रीथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो किसी भी रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई या लेंथ गुणे ब्रीथ। तो हम उसी चीज को लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल समझ पा रहे हैं? रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, कोई आयत होता है। एक तो होता है वर्ग, भुजा कर देते हैं इसमें। इसमें आपका क्या होता है, आयत जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आयत। ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार बच्चों का कमेंट्स आता है, कमेंट में ये आया कि सर आप इंग्लिश में वो करते हैं और उसमें जरा सा हिंदी नहीं है। लेकिन मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, बेटा इस चीज़ को समझिए। आयत, अब आयत लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस इसका सेंस समझ में आ गया। इस टाइप का कोई भी जिसका लेंथ और ब्रीथ जब दोनों अलग अलग होते हैं और सामने की भुजाएं बराबर होते हैं तो ये हमारा आयत होता है। ये भुजा इसके बराबर होंगे, ये वाला साइड इसके बराबर होंगे, ठीक है। तो आमने सामने बराबर है और ये दोनों डिफरेंस और इसके बीच जब 90 एंगल बनता है तो ये हमेशा हमारा क्या होता है, आयत होता है, या जिसे आप बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो रेक्टेंगल का जो आपका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, वो कितना होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम यहाँ पे L गुणे B लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ब्रीथ का मतलब चौड़ाई, ठीक है। आइए
अब कोई लेंथ हो, यहाँ से यहाँ हमको देखना है, तब भी हम इसको कैसे देखेंगे? आप जानते हैं कि कोई लेंथ होता है या कुछ भी होता है, उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट में जो आपका लेंथ होता है, जो दूरी होती है, उसको हम किससे मेजर करते हैं? मीटर होता है ऐसा यूनिट, जो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, तो इसको भी हम मीटर में, इसकी यूनिट होगी तो मीटर में हो गया, इनटू यहाँ पे देखिए कुछ दूरी दिख रहा है ब्रीथ, ये भी दूरी है, तो इसको भी हम मीटर में ही लिखेंगे। तो ये कहाँ से हमने लाया? ये जो बेसिक यूनिट पहले से पढ़ रखा था वहां से लाया, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? मीटर की पावर 2 यानी मीटर स्क्वायर। तो साफ साफ पता चल गया, कभी भी किसी रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे एक रेक्टेंगल सी है, इसका मान लेते हैं कि आपके पास 10 है और इसका 5 है मीटर है। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। 50 से कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन जब तक आप यहाँ पे 50 मीटर लिखेंगे तब भी रॉन्ग होगा, क्योंकि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किया, तो यहाँ पे 50 स्क्वायर लिखेंगे तो पता चलता है कि किसी भी एक शेप का आपने क्या निकाला है? क्षेत्रफल निकाला है, एरिया निकाला है, इससे पता चलता है। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे सामने बिल्कुल आ जाता है कि मैंने यहाँ का एक एरिया निकाला जिसका क्या होना चाहिए? मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। क्लियर? अब अगर एक चीज आपके समझ में आएगा तो डेफिनेटली सारे पॉइंट्स आपके समझ में आएगा, और मैं सबको बोले दे रहा हूँ और फटाफट वैल्यूज में रखते हुए फाइंड करते हुए चलते। देखिए कैसे करते हैं। तो आपने देखा ये मीटर कहाँ से आया? लेंथ का, जो इससे पहले वाले लंबाई की जो मात्रक होती है बेसिक एसआई यूनिट में, वो आपका क्या होता है? मीटर होता है। यही चीज आपके हिंदी में क्या लिखा होगा? मीटर इंटू मीटर। ध्यान से देखिएगा, तो आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? सॉरी, फिर इंग्लिश हो जा रहा है। मीटर का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब इस चीज को लिख देंगे और वही चीज तो हमने मीटर स्क्वायर लिखा सिंबल में, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट 11th क्लास में पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस मैं बोल दे रहा हूँ कि ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आपके मास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से द्रव्यमान जिसे मास बोलते हैं, आप उसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको क्या रिप्रेजेंट करेगा ये मैं बोल दूंगा डेफिनेटली आपको। तो एक चीज आपको समझाना था पहले वाले, उसके बाद डेफिनेटली हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इसको रेस करते हैं। ठीक है, ओके। अब दूसरा देखिए मैंने यहाँ पे ले रखा है, एरिया इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू आपके पास लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। ठीक है, ये बात समझ गए। और इसका आप लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, और इसका आपने मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर आपका आया था। ठीक है, ये एरिया का यूनिट है जो हमने खुद ड्राइव किया। और कहां से ड्राइव किया? जो बेसिक यूनिट था उसकी हेल्प से ड्राइव किया। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम कैसे फाइंड करते? तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ। एक हमने कोई इस तरीके से लिखा, ध्यान दीजिएगा, एक हमने क्यूब बना दिया, कोई घर का वॉल्यूम निकालना है, पूरा घर उसका आयतन निकालना, 3 साइड हमें दिखेंगे, एक आपको लेंथ दिखेगा, ब्रीथ दिखेगा और हाइट दिखेगा। लंबाई चौड़ाई में ऊंचाई आपका होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका? तो आपका लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, अब यहाँ समझिए, अगर इसका हमें वॉल्यूम निकालना है तो लंबाई जो होगा, लंबाई का ऑलरेडी जो यूनिट होता है वो भी आपका क्या होनी चाहिए? मीटर होनी चाहिए, जो ऐसा यूनिट में था। इंटू अगर ब्रीथ की बात कर रहे थे तो चौड़ाई बात कर रहे थे, वो भी तो दूरी ही है, उसको भी हम मीटर में करेंगे, तो वो भी आपका मीटर हो जाएगा। जो हाइट करे, ऊंचाई करे, वो भी तो दूरी ही है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। या ये आपका ले, तो वॉल्यूम जब भी आप लिखेंगे, अगर मान लेते 10 इंटू 2 इंटू 2 10 इंटू 4 इंटू 2 लिखा, तो ये चीज किसी की लेंथ है, ब्रीथ एंड हाइट है, ये चीज है। अब इसका आपको निकालना है तो कितना होगा? 10 4 जा 40 2 जा 80, यही तो 80 आ गया यहाँ पे। अब 80 क्या है नहीं पता चल रहा। अगर आप 80 स्क्वायर कर देते, मीटर स्क्वायर कर देते, तो पता चलेगा कि ये क्या था? एरिया था, वॉल्यूम नहीं था, आयतन नहीं था, ये क्षेत्रफल था। लेकिन अगर आप यहाँ लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या है? आपका वॉल्यूम है, आयतन है। ओके, तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, आइए समझने की कोशिश करते। चलिए एक लाइन हमें मिल जाएगा, हम इसको यहाँ लिख देते हैं मीटर क्यूब। ये देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब।
ओके, नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी जिसे आप बोलते हैं बेग, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? बेग बोलते हैं। और बेग इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी समय के साथ में दूरी में परिवर्तन, या ऐसे आप समझ सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल यानी जितनी दूरी चली गई, यानी चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब चली गई दूरी, अपॉन में ये क्या हो जाएगा? टाइम, टाइम का मतलब समय। और हमें पता है डिस्टेंस, कोई चीज कहीं से जाता है, यहां से लेकर के वहां तक चलता है, तो वो हमारी दूरी होती है। दूरी को हमेशा उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। क्या होता है? मीटर, जिसे हम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात भी बताया था। टाइम का, समय का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका क्या होता है? सेकेंड। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड, यानी जो वेग होगा उसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या निकल के आया? मीटर पर सेकेंड निकल करके आया। ठीक है सिंपल बहुत ही। नेक्स्ट है एसिलरेशन। एसिलरेशन, एसिलरेशन का मतलब होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। इसका मतलब होता है वेग। वेग ध्यान से देखिएगा, त्वरण क्या होता है? समय के साथ वेग में परिवर्तन। अब समय के साथ में वेग में परिवर्तन आपका क्या होता है? त्वरण होता है। या इसे कह लीजिए, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और यूनिट टाइम, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी, इसका फार्मूला निकल के आता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला एसिलरेशन त्वरण का जो फार्मूला आता है वो क्या आता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है, यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन, इसकी हिंदी ये होती है। ठीक है, तो आप वेलोसिटी का फार्मूला ऑलरेडी आपने फाइंड कर रखा था। इस वैल्यू को यहाँ लिखे, मीटर सेकेंड इनवर्स इसे बोलते हैं, या पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। टाइम का फिर से पर सेकेंड होता है। तो ये चीज जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा। सेकेंड की पावर -2 हो गया सर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें कठिनाई है, ये जानना है आपको। ठीक है, जब इतना चीज पढ़ लेते, अब जरा सा मैं इसको मिटाना चाहूंगा और फिर आगे धीरे धीरे बताते हैं आपको, हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व। डेंसिटी को क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। और घनत्व इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। किसी डेंसिटी का अगर फार्मूला जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब मास को यानी द्रव्यमान का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है। ये बात पिछले उसमें पढ़ा था, तो इसका कितना हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। अपॉन में वॉल्यूम का अभी हम लोगों ने लिखा था मीटर क्यूब, निकाला तो नहीं लिखा, इसको यहाँ रख दिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किलोग्राम। ठीक, हर चीज फार्मूले से, तो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना, इससे आप सब चीज निकाल सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फोर्स। क्या है? फोर्स। आइए इसको इरेज करते हैं, हमें फोर्स चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? इसका जो फार्मूला था मास गुणे एक्सीलरेशन। मास गुणे एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण आपका क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण आपका क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, जिसे बल बोलते हैं। बल का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब मास को हमेशा हम किससे लिखते हैं? किलोग्राम में लिखते हैं, ऐसा यूनिट में। एक्सीलरेशन का फार्मूला ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? मीटर सेकेंड की पावर -2। अब इसका फार्मूला निकालिए, गुणा करेंगे, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, और फोर्स को हम किसमें करते हैं? ऐसा यूनिट में न्यूटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? न्यूटन। और न्यूटन को कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं।
अगर कहीं न्यूटन लिखा है तो वो क्या है, वो बल का यूनिट है, इकाई है न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स की पावर -2, ये चीज आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ओके, थैंक। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फोर्स तो हो गया, प्रेशर। प्रेशर को क्या बोलते हैं हिंदी में, दाब बोलते हैं। ये बात, ये आपका हो गया बल, ये आपका हो गया घनत्व, ये आपका हो गया दाब। तो एक चीज मैं बता दूं, जब मैं बोलता हूं तो आप जब रफ पेन लेकर के बैठेंगे और वीडियो को सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां लिख सकेंगे, ठीक है। तो वो कमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इंग्लिश हिंदी, ये सब आपको समझने से मतलब है, समझने आना चाहिए। हर एक पॉइंट को मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज प्रेशर, जिसे दाब बोलते हैं। और प्रेशर का जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स दाब बटे क्षेत्रफल जो होता है वो प्रेशर का, दाब का जो फार्मूला होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होगा। फोर्स का मतलब बल होता है, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का जो आपने निकाल रखा था वो क्या निकाल रखा था, ये चीज निकालना, तो इसको यहाँ पे पुट कर दे, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 अपॉन एरिया का हमें जानते हैं, किसी चीज का एरिया निकालते हैं वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से लाएंगे। अब ये जब ऊपर जाएगा तो आपके पास 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ पे मीटर 2 बार लिख सकते हैं, इसको कैंसिल कर, एक बचा, ये ऊपर जाएगा, ये बचेगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड की पावर -2। ये हो गया आपका प्रेशर। और प्रेशर को ऐसा यूनिट में पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। और पास्कल को PA से इंडिकेट करते हैं। तो 1 पास्कल की जो वैल्यू होगी, जो ऐसा यूनिट होगी, वो कितना होगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड की पावर -2। ये 1 पास्कल की यूनिट, ठीक है, पास्कल से इंडिकेट करते हैं, ठीक। इसी तरह आपके पास है एनर्जी, इरेज कर दो ऊपर का। ओके, एनर्जी जिसे ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी जिसे ऊर्जा बोलते हैं। और ऊर्जा बराबर आपके पास क्या होता है, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, फोर्स आपका क्या होता है, फोर्स का मतलब अभी हमने लिखा था बल, और बल का जो मात्रक होता है वो आपने क्या निकाला था, किलोग्राम मीटर। इस चीज को यहाँ रख दीजिएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, दूरी होता है। दूरी को आप फिर से एक बार यहाँ पे मीटर लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड -2 हो जाएगा। ये आपका हो गया किसका, एनर्जी का। और एनर्जी को किसमें इंडिकेट करते हैं, ऐसा यूनिट में जूल में लिखते हैं। कभी भी जूल लिख देंगे तब भी हो जाएगा, और ये लिखे तो 1 जूल बराबर ये वैल्यू भी आपके पास आ गई, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट बचा है पावर। पावर का एनर्जी बटे टाइम होता है। देखिए, इसलिए हर एक दूसरे से कोरिलेट करें, इसीलिए एक सिस्टम से मैंने लिख दिया। दूसरा आपके पास क्या है, पावर। पावर जिसे आप शक्ति बोलते हैं, शक्ति को ऐसा यूनिट में वाट बोलते हैं। वाट को W से इंडिकेट करता है। अगर लिख दिया आपने 10 वाट तो ये हो गया पावर, ओके। और इसके अलावा अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें पावर का ये फार्मूला चाहिए, एनर्जी बटे टाइम, एनर्जी बटे टाइम। तो एनर्जी आपका क्या होता है, ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा का जो है वो निकाला आपने, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन में टाइम का आपने क्या लिखा, सेकेंड होता है। ये जब ऊपर जाएगा तो 1 और माइनस इसमें हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। ये आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। तो कितना आसान है ड्राइव करना। और इसको कहाँ से हमने ड्राइव किया, वो जो 7 वैल्यू पहले लिख रखे थे, 7 वैल्यूज जो बेसिक ऐसा यूनिट लिख रखे थे, वहां से हमने ड्राइव किया। तो इस तरीके से और भी जो फिजिकल आपके क्वांटिटी होते हैं उसके यूनिट लिखे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। और वो 7 याद करना है। और ये जो फार्मूला है इसको जब आप लर्न कर लेंगे तो डेफिनेटली खुद से आप ड्राइव कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ओके।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।